Hey guys, today's video we are going to learn the chemistry's most important and most interesting topic, carbon and its compounds. Let us come with me, we will see the world of chemistry in this lesson. The carbon and its compound, it is the most important part of the chemistry. It is the main backbone of organic chemistry. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस मज़ेदार सी वीडियो में हम करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि कार्बन जो होता है उस जैसा कि आपको पता है कि ये इसका सिंबल सी होता है, इसकी एटॉमिक नंबर 6 होती है। तो पहले जान लेते हैं कि इसकी अकरेंस जो होती है कार्बन की वो कहाँ कहाँ होती है, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो कार्बन जो है ना वो एटमॉस्फेयर में पाया जाता है और बेसिकली इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सब में कार्बन की मात्रा होती है। कार्बन होते हैं सारे ही तरह के फॉसिल फ्यूल्स या फिर किसी भी तरह का फ्यूल है, जैसे कि वुड है, कोल है, चारकोल है, कोक है या फिर पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस, बायोगैस या फिर मास गैस, जिसको भी जलाने के बाद ब्लैक स्मोक या किसी भी तरह की रेसिड्यूज बनते हैं, तो उन सारी चीज़ों में कार्बन मौजूद होता है। कार्बन इसके अलावा प्रेजेंट होता है सभी तरह के कंपाउंड जो कार्बोनेट्स से बने होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन कार्बोनेट एट्सेट्रा। कार्बन को अगर देखेंगे तो फ्री स्टेट में ये डायमंड, ग्रेफाइट और फुलेरीन, ये सारे फॉर्म्स में ये पाया जाता है। आगे बात कर लेते हैं बॉन्डिंग इन कार्बन। कार्बन में बॉन्डिंग कैसी होती है? तो कार्बन यूजुअली कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाता है। ऐसा क्यों होता है कि एटॉमिक नंबर जो होती है कार्बन की वो 6 होती है। 6 एटॉमिक नंबर होने की वजह से जो इसमें इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट होती है वो 2 और 4 होती है। यानी कि एस ब्लॉक में फर्स्ट के सेल में 2 और एल सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस वजह से इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर ये अपनी स्टेबिलिटी यानी कि ऑक्टेट अटेंड करने के लिए इसे 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ऐसे में ये 4 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर क्या करता है, शेयर करता है, या फिर कभी कभी वो लूज़ भी करता है और शेयर करता है। बेसिकली ये शेयर करता है और कभी कभार ये लूज़ भी करता है अपना ऑक्टेट या ड्यूएट कंप्लीट करने के लिए। अब यहाँ पर क्या होता है कि 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता है, क्योंकि बहुत ही डिफ़िकल्ट है ऐसे एलिमेंट को मिल पाना जो कि 4 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करे। तो ऐसे में क्या होता है, 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर it does not lose 4 electrons because it needs a large amount of energy to lose 4 electrons. So एनर्जी बहुत ज़्यादा लगानी पड़ेगी 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के लिए, बट 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना भी अगेन डिफ़िकल्ट है। बट 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स। अगर अब यहाँ पर चूँकि 6 प्रोटॉन्स हैं और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद क्या हो जाएगा कि ये टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। तो 6 प्रोटॉन्स हैं और 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कि यहाँ पे काफ़ी इनबैलेंस हो जाएगा, ये होल्ड करना इम्पॉसिबल हो जाता है। सो यूजुअली क्या होता है, कार्बन शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं जिसमें कि 4 इलेक्ट्रॉन्स को वो शेयर करते हैं, कि कभी कभार ये खुद के एटम के साथ और कभी दूसरे एटम्स के साथ ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं और रिजल्ट क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अब आपको पता लग गया कि जो कार्बन है उसे 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए उसकी स्टेबिलिटी बनाने के लिए। सो इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, और इस वजह से इसे टेट्रा वैलेंट भी कहा जाता है। आप इस डायग्राम में समझ सकते हैं कि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके पास 4 बॉन्ड्स ये फॉर्म करता है। आगे बात कर लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह के बॉन्ड होते हैं? तो कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं केमिकल बॉन्ड होते हैं जो बनाए जाते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स। तो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन को शेयर करने से जो बॉन्ड बनता है उसे कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और जो शेयर होते हैं इलेक्ट्रॉन का, इसमें 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। एक पेयर इलेक्ट्रॉन जो कि क्या करते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अगर 2 पेयर होते हैं शेयर तो यहाँ पे डबल कोवेलेंट बनता है, और अगर 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। जैसे कि एग्जाम्पल में समझते हैं हम यहाँ पे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ये एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है।
यानी कि H2 का फॉर्मेशन जो होता है, यानी कि ये डुएट बनाता है। और यहाँ पे जो कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसकी अरेंजमेंट देखेंगे तो इसकी क्या होती है, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और 1 ही इसकी वैलेंसी है। तो ऐसे में इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए टू अटेन द नियरेस्ट नोबल गैस लाइक हीलियम जैसी एबिलिटी अटेन करने के लिए। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या करता है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, जिससे कि वो क्या बन जाता है, H2 बन जाता है और वहाँ पर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। आगे देखते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को आप देख रहे हैं, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, जिससे कि ये O2 मॉलिक्यूल बनता है और यहाँ पे 8 ऑक्टेट जो है कंप्लीट हो जाते हैं दोनों में। तो चूंकि ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर 8 होती है, आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे चाहिए होता है इसकी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो क्या होता है, ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। आगे देखते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे कि नाइट्रोजन का एग्जाम्पल है, N2 मॉलिक्यूल के बीच में नाइट्रोजन की जो एटॉमिक नंबर होती है वो होती है 7। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे तो आप लिख सकते हो उसको 2 और 5। अब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रॉपर्टी शो करेगा, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको अपनी स्टेबिलिटी बनाने के लिए। तो ऐसे में 2 नाइट्रोजन एटम क्या करते हैं, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, जिसकी वजह से इनमें ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है और N2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे डायग्राम में हम समझते हैं 2 हाइड्रोजन एटम मिलके किस तरह से एक पेयर ऑफ यहाँ बॉन्ड बनाते हैं। और ठीक इस तरह से फ्लोरीन को देख रहे हो आप, तो फ्लोरीन में भी सिंगल पेयर का यहाँ पर शेयरिंग हो रहा है। आगे बात करते हैं ऑक्सीजन में, तो आप देख रहे हो ऑक्सीजन में और कार्बन एटम है, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और कार्बन यानी कि CO2 का फॉर्मूला में यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रही है, यानी डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। और यहाँ भी डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन रही है कार्बन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बीच में। आगे बात करते हैं यहाँ पे कार्बन और फ्लोरीन से बनने वाला ये कंपाउंड, जिसे कि कार्बन टेट्राफ्लोराइड कहते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं किससे कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल जो कार्बन है वो टेट्राफ्लोराइड बना रहा है, क्योंकि 4 फ्लोरीन है जो कार्बन से अटैच हो रहे हैं, 4 कार्बन से अटैच हो रहा है। और यहाँ पे कार्बन की जो है ना, कार्बन हर सिंगल सिंगल बॉन्ड बना रहा है 4 फ्लोरीन एटम के साथ। चलिए, अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे कि आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, हमने इसके पहले पढ़ा हुआ है ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि जो आप डॉट देखकर लिखते हैं, जैसे कि इसको हमने लिखा है ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर में। तो इस स्ट्रक्चर में आप मीथेन मॉलिक्यूल जिसे कि CH4 फार्मूला होता है उसको कैसे लिखेंगे, तो ये आपने डॉट में लिखा। अब ये 2 डॉट मिलके एक बॉन्ड बन जाता है, तो C और H के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, तो इसे हम सिंगल बॉन्ड से डिनोट करते हैं। तो जहाँ जहाँ 2-2 इलेक्ट्रॉन है, हमने 4 सिंगल बॉन्ड बना दिए। ठीक इसी तरह से इथेन मॉलिक्यूल यानी C2H6 है। अब इसके बीच में क्या हो रहा है, सिंगल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, 2-2 इलेक्ट्रॉन जहाँ भी है हमने एक पेयर इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड को फॉर्म कर दिया। ठीक है, ठीक इस तरह से इथेन मॉलिक्यूल बनता है। आगे बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। जैसा कि आपको पता है कि कार्बन चूंकि शेयरिंग करके बॉन्ड बनाता है, तो सबसे ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स कार्बन के बनते हैं। ऐसा क्यों होता है कि कार्बन जो कंपाउंड्स होते हैं इतने ज़्यादा है, 3 मिलियन से भी ज़्यादा कंपाउंड कार्बन के हैं। अब यहाँ पर जो नंबर ऑफ कंपाउंड्स हैं वो किसी भी अदर एलिमेंट के साथ इजीली ये बना देता है, क्योंकि कार्बन जो होते हैं लंबे लंबे चेन बनाता है। कार्बन एटम जो होते हैं उनके जो बॉन्ड होते हैं विद अदर कार्बन एटम, तो इस तरह से वो चेन, ब्रांच्ड चेन और क्लोज रिंग्स वगैरह बनाते हैं, जिस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। कैटिनेशन प्रॉपर्टी जिसके अंतर्गत यानी कि कार्बन जो है लंबे लंबे चेन बना देता है अपने खुद के एटम के साथ कंबाइन करके, तो जिस वजह से ये लॉन्ग चेन बनाता है, ब्रांच्ड चेन और क्लोज्ड रिंग्स भी बनाता है, जैसे कि बेंजीन का है। तो आगे देखते हैं वैलेंसी जो इसकी 4 होती है, तो यहाँ पर क्या होता है, बॉन्ड्स दूसरे कार्बन एटम के साथ भी ये ज्वाइन करके बनाता है और अदर एलिमेंट्स के साथ भी, जैसे कि हाइड्रोजन के साथ इसकी बहुत ज़्यादा बॉन्ड बनते हैं। तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हैलोजन ये सारे बॉन्ड्स बनते हैं। इस तरह के लॉन्ग चेन या फिर ब्रांच चेन या फिर क्लोज रिंग आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। आगे बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड या फिर अनसैचुरेटेड 2 तरह के होते हैं।
हाइड्रोकार्बन्स पहले क्या होते हैं ये जानते हैं। जब कोई भी कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होता है, इन दोनों एलिमेंट के मिलने से जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब हाइड्रोकार्बन दो तरह के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? द हाइड्रोकार्बन्स हैविंग ऑल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स। तो जब भी किसी भी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में या फिर कार्बन एटम के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो उन्हें हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और यहाँ पर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है उसके एग्जाम्पल हैं अल्केन्स। अल्केन्स में सभी सिंगल बॉन्ड्स होते हैं बिटवीन द कार्बन एटम्स एंड देयर नेम्स, जैसे कि इसका सफिक्स यूज होता है एन। जैसे कि मिथ, जैसे कि आपको पता है मिथ से क्या होता है, एक कार्बन एटम है तो उसे मिथ लिखते हैं। तो सी कार्बन एक है और हाइड्रोजन 4 है तो उसे हम क्या बोलते हैं? मीथेन बोलते हैं। यहाँ पे 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट है इथेन। इथेन में यानी कि 2 कार्बन एटम है, 6 हाइड्रोजन अटैच हो रहा है, सारे के सारे कोवेलेंट सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है तो हम इथेन कहते हैं। जैसे कि एन है तो सफिक्स सभी में एन आएगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ठीक इसी तरह से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जैसे कि हाइड्रोकार्बन उसमें या तो डबल या फिर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं कार्बन कार्बन के बीच में, जैसे तो उसे हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और इसके एग्जाम्पल है अल्कीन और अल्काइन। अल्कीन क्या होता है? जिसमें डबल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं बिटवीन द 2 कार्बन एटम्स, और उसके नाम जो होते हैं उसके साथ सफिक्स जुड़ा होता है ईन। जैसे वहाँ पे अल्केन में एन था, इसमें ईन सफिक्स जुड़ा होता है, जैसे कि एथीन होता है। अब यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। और नेक्स्ट देखते हैं प्रोपीन है। प्रोपीन में भी एक डबल बॉन्ड बन रहा है कार्बन और कार्बन के बीच में, इसे प्रोपीन कहते हैं। C3H6 इसका फॉर्मूला होता है। अल्काइंस, अल्काइंस में क्या होता है? यहाँ पे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं बिटवीन 2 कार्बन एटम्स, और उसके नाम जो होते हैं उसमें YNE यानी कि आइन सफिक्स जुड़ा होता है। जैसे कि इथाइन है C2H2, इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड होना मस्ट है, तो अल्काइन ग्रुप है, एक ट्रिपल बॉन्ड होना मस्ट है। जैसे कि प्रोपाइन है C3H4 है, यहाँ पे कार्बन कार्बन एटम के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड है। अगला टॉपिक है हमारा आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है? जब कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं उनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो तो सेम होता है, बट उनके स्ट्रक्चर फार्मूलाज डिफरेंट होते हैं, तो हम उन्हें आइसोमर्स कहते हैं। और इस प्रॉपर्टी को आइसोमेरिज्म कहा जाता है। जैसे कि ब्यूटेन के 2 आइसोमर होता है, एक होता है नॉर्मल ब्यूटेन और दूसरा होता है आइसोब्यूटेन। जैसे कि आप देख रहे हो नॉर्मल ब्यूटेन और ये आइसोब्यूटेन में क्या हो गया है, एक कार्बन के साथ एक ब्रांच अटैच हुआ है, और नॉर्मल ब्यूटेन में ये चेन स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं है। आगे पेंटीन है। पेंटीन के 3 आइसोमर्स हैं, जैसे कि नॉर्मल पेंटीन, आइसोपेंटीन और नियोपेंटीन, जिसके स्ट्रक्चर यहाँ पर नीचे है। जिसमें कि आप देख रहे हो नॉर्मल पेंटीन में चेन स्ट्रक्चर है, आइसोपेंटीन में एक ब्रांच बना है और नियोपेंटीन में 2 ब्रांचेस बन जाते हैं। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो जिसे कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। अब ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है कि कोई भी एक एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम जो डिसाइड करते हैं प्रॉपर्टी, किसी भी कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टी को डिसाइड करते हैं, वो डिसाइड करने वाला उसका फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक उसी तरह से जैसे एक फैमिली मेम्बर होते हैं, उसके सरनेम से पता चलता है कि वो कौन सी फैमिली से है, ठीक उसी तरह से फंक्शनल ग्रुप ये बताता है कि उसकी प्रॉपर्टी कैसी होगी। जैसे कि हैलाइड है तो वो हेलो ग्रुप से जुड़ा है। हेलो ग्रुप में क्या क्या आते हैं? जैसे हेलोजेंस आते हैं, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये सारे हेलोजेंस हैं, ये सारे हेलोजेंस आते हैं। इसके एग्जाम्पल है जैसे क्लोरोमीथेन है और ब्रोमोइथेन है, ये सारे इसके एग्जाम्पल है जिसमें सफिक्स होता है एन। अल्कोहल ग्रुप है, OH होता है। अब OH का नाम जैसे कि लास्ट में इसके सफिक्स में ओल जुड़ा होता है, मिथेनॉल, इथेनॉल, इस तरह से। अल्डिहाइड होता है, इसमें सिंगल बॉन्ड CHO होता है, सिंगल बॉन्ड CHO, अल्डिहाइड। अब यहाँ पर जो सफिक्स जुड़ता है वो अल होता है, जैसे कि मेथेनल, इथेनल, इस तरह से। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है सिंगल बॉन्ड COOH। अब यहाँ के इसमें इसके नाम में जो सफिक्स जुड़ा होता है वो ओइक एसिड होता है, जैसे मेथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, एटसेट्रा। कीटोन्स की बात करेंगे तो ये 2 बॉन्ड इसमें ओपन होते हैं और CO इसका फॉर्मूला होता है, और जैसे इसमें सफिक्स जुड़ा होता है ओन।
जैसे कि प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, ये सारे इसके सफिक्स होते हैं। आगे बात करते हैं होमोलोगस सीरीज की। होमोलोगस सीरीज एक ग्रुप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स है जिसकी सिमिलर स्ट्रक्चर और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, जो सक्सेसिव नंबर्स में अलग होते हैं। जैसे कि उनमें उनके बीच में CH2 का डिफरेंस होता है, जैसे कि अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। ये सारे अल्केन जो है जैसे कि मीथेन है, और आप इथेन में देखोगे तो यहाँ पे CH2 का डिफरेंस है। ठीक उसी तरह से इथेन और प्रोपेन में CH2 का डिफरेंस है, ब्यूटेन एंड पेंटेन में CH2 का डिफरेंस है। तो सभी में CH2 का डिफरेंस होता है। और आगे बात करेंगे जब अल्केन का जो कॉमन फार्मूला आप कैसे लिखोगे, तो CnH2n+2 इसका कॉमन फार्मूला होता है। नेक्स्ट ग्रुप है अल्कीन। अल्कीन के जिसके की लास्ट में सफिक्स ENE जुड़ता है और इसका कॉमन फार्मूला होता है CnH2n। अगेन जो होमोलोगस सीरीज है इसमें CH2 का गैप पाया जाता है। अगला है अल्काइन। अल्काइन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CnH2n-2। इनके नेम जो होते हैं उनमें YNE यानी कि आइन सफिक्स जुड़ा होता है, और इनके बीच में भी होमोलोगस सीरीज है जो कि CH2 का डिफरेंस है सभी है, जैसे कि एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, ये सारे के बीच में CH2 का डिफरेंस पाया जाता है। आगे बात कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होती है कार्बन के कंपाउंड की? फर्स्ट होता है कंबशन। तो जितने भी कार्बन कंपाउंड होते हैं वो जलते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और वाटर बनाते हैं। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट का प्रोडक्शन होता है। कोई भी कार्बन कंपाउंड हो, चाहे वो सॉलिड, लिक्विड या गैस, किसी भी स्टेट में हो सकता है। ऑक्सीडेशन, कार्बन के जितने कंपाउंड है जैसे कि अल्कोहल है, ये सारे ऑक्सीडाइज होते हैं और ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। और फर्दर ये हीटिंग करने के बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट जैसे कंपाउंड बनाते हैं। जैसे कि अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा है। एडिशन रिएक्शन, जिसमें कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एडिशन रिएक्शन करते हैं विथ हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड पैलेडियम एज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के प्रेजेंस में यहाँ पर जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रिएक्शन करते हैं। अब ऐसे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू फॉर्म सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इस प्रोसेस को हाइड्रोजिनेशन कहा जाता है। हाइड्रोजिनेशन का यूज़ किया जाता है कन्वर्ट करने के लिए अनसैचुरेटेड ऑयल्स और फैट को सैचुरेटेड ऑयल्स और फैट में। इसी प्रोसेस से हमारा जो वनस्पति घी है वो भी तैयार किया जाता है हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस के थ्रू। आगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर जाते हैं, जिसमें कि हैलोजन्स जो होते हैं वो फॉर्म करते हैं कोई सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। अब ये सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट क्या होता है? जैसे कि मीथेन है, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करके क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में ये क्या बना देता है? एक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनाता है। जैसे CH4 Cl के साथ रिएक्शन करके CH3Cl प्लस HCl बना देता है। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड, जैसे कि इथेनॉल C2H5OH, जिसे मिथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? ये कलरलेस लिक्विड है जिसमें एक प्लीजेंट सी स्मेल होती है, बहुत अच्छी खुशबू होती है, और ये बर्निंग होता है, बर्निंग टेस्ट का होता है। मतलब आप जब इथेनॉल को टेस्ट करोगे, जिसका कि अल्कोहल बनाया जाता है, वाइन और जितनी भी तरह की वस्तुएं होती है अल्कोहल वाली, वो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बर्निंग टेस्ट होता है इसका। इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, पानी में अच्छे से मिल जाता है। इथेनॉल रिएक्ट करता है सोडियम के साथ और सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। इथेनॉल रिएक्ट करता है हॉट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी, और यहाँ पे इथेन और वाटर का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा इथाइल अल्कोहल यानी कि इथेनॉल, यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है अल्कोहलिक ड्रिंक्स जितने भी होते हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसे सॉल्वेंट की तरह भी यूज़ किया जाता है, और इसका यूज़ किया जाता है मेडिसिन बनाने में, जैसे कि टिंचर आयोडीन और कॉफ सिरप और टॉनिक्स बनाने में। इथेनोइक एसिड की बात करते हैं, जिसका दूसरा नाम एसिटिक एसिड भी है। अब ये इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है कि ये कलरलेस लिक्विड है जिसमें एक पंजेंट स्मेल होती है और खट्टा टेस्ट होता है इसका। ये वाटर में सॉल्युबल होता है।
इसका 5% सॉल्यूशन और 8% एथेनॉइक एसिड का सॉल्यूशन, जिसमें कि इसे विनेगर कहा जाता है, जिसे हम कॉमनली यूज़ करते हैं अपने घरों में। नेक्स्ट प्रोसेस है एस्टरिफिकेशन। जब एथेनॉइक एसिड को रिएक्ट कराया जाता है इथेनॉल के साथ, तो ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर जो प्रेजेंस इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, और इस प्रोसेस को हम एस्टरिफिकेशन भी कहते हैं, क्योंकि प्रोसेस के बाद एस्टर बन रहा है। सैपोनिफिकेशन एक रिएक्शन है जिसमें क्या होता है, एस्टर रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ, और सोडियम सॉल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, और जो पेरेंट अल्कोहल है उसका फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन को हम सैपोनिफिकेशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस से क्या होता है, सोप बनता है। जो हम सोप घर में यूज़ करते हैं वो सोप का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा एथेनॉइक एसिड रिएक्ट करता है with the bases and form salt and water. Even ethanoic acid reacts with carbonate and hydrogen carbonate to form salt, water and carbon dioxide. नेक्स्ट टॉपिक है सोप एंड डिटर्जेंट। सोप और डिटर्जेंट की बात करें तो सोप्स जो होते हैं वो लॉन्ग चेन सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट के होते हैं ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे कि सोडियम स्टीरेट्स यहाँ पे देख रहे हो C17H35COONA। अब स्ट्रक्चर कैसा होता है सोप मॉलिक्यूल का। सोप मॉलिक्यूल जो होते हैं वो दो पार्ट्स में होते हैं। एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है जो कैसा होता है, वाटर हाइड्रोफोबिक होता है, यानी कि वाटर रिपेलिंग प्रॉपर्टी का होता है, और सॉल्युबल इन ऑयल एंड ग्रीस। यहाँ पे क्या होता है, ये सॉल्युबल होता है ऑयल और ग्रीस में, और शॉर्ट आयोनिक पार्ट में भी। यहाँ पर इसके जो छोटे आयनिक पार्ट होते हैं वो हाइड्रोफाइलिक होते हैं, यानी वाटर अट्रैक्टिंग होते हैं, एंड इनसॉल्युबल इन ऑयल एंड ग्रीस होते हैं। तो ऐसे में क्या करता है, आप क्लींजिंग एजेंट की तरह ये वर्क करता है, क्योंकि इसके वाटर रिपेलिंग पार्ट जो है ये पहले उसको रिपेल करता है, फिर वाटर अट्रैक्टिंग क्या करते हैं, उसको रिमूव कर, दोनों पार्ट मिलके क्लींजिंग का करते हैं। क्लींजिंग एक्शन कैसे है वो देखते हैं कि सोप को जब पानी में डिजॉल्व करते हो तो ये क्या बनता है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या बोलते हैं, मिसल्स बोलते हैं, ये बनाता है। अब ये मिसल सोप जो होते हैं मॉलिक्यूल्स वो अरेंज्ड होते हैं रेडिली सच दैट यहाँ पे HC पार्ट्स इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द आयनिक पार्ट। जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये स्ट्रक्चर इस डायग्राम में क्लिंजिंग इफेक्ट, आप यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको डिटेल में दिखाऊंगी। तो यहाँ पे क्या होता है, HC पार्ट डिजॉल्व होता है, में डिजॉल्व कर जितने भी डर्ट ऑयल ग्रीस होते हैं कपड़े से या सडीट से वो सारे इसमें डिजॉल्व हो जाते हैं, और एक इमर्शन होता है जो कि सेंटर में होता है, विच क्या करता है, इनको वॉश करके इसमें से हटा देता है। यहाँ पे आप डिटेल डायग्राम देख सकते हो सोप मॉलिक्यूल किस तरह से वर्क करता है और किस तरह से वो इंट्रैप करता है डर्ट पार्टिकल्स को। इसके बाद बारी आती है डिटर्जेंट की। डिटर्जेंट लॉन्ग चेन सोडियम सॉल्ट होता है सल्फोनिक एसिड्स के। अब सोप जो होते हैं ये जो है सब कुछ वॉश नहीं कर पाते, इवन सोप जो होते हैं हार्ड वाटर के साथ अच्छा रिजल्ट नहीं देते, क्योंकि ये फॉर्म कर देते हैं इनसॉल्युबल यहाँ पर प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट इन हार्ड वाटर। ऐसे में डिटर्जेंट जो होता है बहुत अच्छा वॉश करता है हॉट वाटर के साथ भी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट नहीं बनाता, जैसे कि कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट ये नहीं बनाता हार्ड वाटर में। आगे बात करते हैं डिफरेंसेस क्या है बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। तो सोप जो होते हैं सोप आर सोडियम सॉल्ट of fatty acid, but detergents are sodium salt of sulfonic acid. Soaps clean well in soft water but do not clean well in hard water, but detergent clean well in both hard and soft water. Soap do not clean as well as detergent. Detergent clean better than soaps. Soaps are biodegradable and do not cause pollution. Some detergents are non-biodegradable and cause pollution. तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आशा करती हूँ आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है या फिर आप किसी लेसन की वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। मिलती हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।